नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इससे पहले सेट नंबर 11 देखा था, यदि नहीं देखा हो साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे सेट नंबर 12 आपका, और टॉपिक वाइज भी प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी आप वीडियोज में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे प्रश्न। स्टार्टिंग के जो 10 प्रश्न आने हैं ना, वो आपके जीके जीएस में हिस्ट्री पोर्शन से आने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, शिवाजी ने के समय सरनोबाद इसका पद जो है वो किससे संबंधित था? जब भी शिवाजी का नाम देखने को मिलता है तो आपको ध्यान रखना है वो है अष्टप्रधान। शिवाजी जो हैं इन्होंने अपने राज्य के प्रशासन के लिए आप कहेंगे केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की जो व्यवस्था है वो जो है वो की थी, जिसके अंतर्गत टोटल 8 मंत्री आते थे। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश, ये सभी जो है वो शामिल थे। जिसमें से जो सेनापति था, या उसको ही हम सर ए नौबत भी कहते हैं और सरनोबात ऐसे करके भी कहते हैं, दोनों उसी का ही नाम है। तो इसकी भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंध जो है वो करता था। तो संबंधित किससे था वो पूछ रहा है, तो सैन्य प्रशासन से जो है ये संबंधित था। ध्यान रखिएगा, ये आपका सैन्य प्रशासन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक तरफ निजामुद्दीन औलिया दिया है, बायजिंद अंसारी है, शाह मोहम्मद गाउस है, नूरुद्दीन नूरानी है, और सामने उनके बारे में लिखा हुआ है। तो हम डायरेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं कि कौन सा किससे मैच होगा। तो यहाँ पर आंसर आपका बी वाला सही होगा, यानी कि CDAB करके। तो निजामुद्दीन औलिया की बात करते हैं, तो अमीर खुसरो के जो है ये आध्यात्मिक गुरु थे। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपको चारों ऑप्शन एक साथ दिखाई दे। तो ये वाला जो है अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। वाइजिंद अंसारी जो आप देख रहे हैं, ये किससे संबंधित थे? तो ये रोशनिया ऑर्डर जो डी ऑप्शन देख रहे हैं ना, इससे इसके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। शाह मोहम्मद गाउस जो हैं ये आपके तानसेन के आध्यात्मिक और संगीत गुरु के नाम से जाने जाते हैं। और नूरुद्दीन नूरानी जो है ये कश्मीर में आपके ऋषि ऑर्डर की स्थापना की संदर्भ में जाने जाते हैं। तो इन्होंने कश्मीर में ऋषि ऑर्डर की स्थापना की थी। तो आंसर इस प्रकार से मैच होगा। आंसर मैंने बी ऑलरेडी आपको बता दिया था। अगला है, कदम्ब राजाओं की राजधानी जो है वो इनमें से क्या थी? अगर सबसे पहला क्वेश्चन बनता है तो कदम्ब जो राजा थे इस या कदम्ब जो राजवंश है इसकी स्थापना किसने की थी? तो मयूर सरमन ने जो है इसकी स्थापना जो है वो की थी। किसने की थी? मयूर सरमन ने इसकी स्थापना जो है वो की थी। इसके बाद ये भी कहा जाता है कि पढ़ने के लिए ये कांची आया था, बाद में पल्लवों के साथ इसका संघर्ष हुआ था, और इसकी जो राजधानी है प्रश्न में जो पूछा गया है वो वनवासी, ये आपका सही हो जाएगा। वनवासी भी लिखा रहता है, वनवासी भी, तो ये आपका सही होगा। इसने 18 जो मयूर शर्मन था ना, इसने 18 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे, ब्राह्मणों को असंख्य गांव भी दान में दिए थे। इस चीज के लिए भी ये फेमस है। बाद में इसने जो कदम्ब राज्य था उसको पुलकेशिन द्वितीय यानी जो चालुक्य है उसने बाद में अपने राज्य में भी मिला लिया था, पर उसमें डिटेल में ना पूछकर राजधानी वगैरह या संस्थापक वगैरह ज्यादा पूछे जाते हैं, तो वो दोनों याद रखिएगा। अगला कह रहा है, मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा इनमें से कौन था? तो आपका आंसर यहाँ पर एंटीगोन गोनटास जो आप देख रहे हैं, ये आपका जो है यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से मनुस्मृति का टीकाकार जो है वो कौन था? मनुस्मृति का टीकाकार यहाँ पर मेधा तिथि आप जो देख रहे हैं, मेघा वैसे नाम देखने को अधिकतर मिलता है, मेघा तिथि करके, ये मनुस्मृति के टीकाकार के रूप में जाने जाते हैं। और याज्ञवल्क्य भी पूछा जाता है कि उसके स्मृति के भाष्यकार कौन थे? तो विज्ञानेश्वर, और उन जिन्होंने मिताक्षरा नामक ग्रंथ भी लिखा है। तो मिताक्षरा कई बार आपने नाम सुना होगा, तो वो भी याद रख लीजिएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, तो याज्ञवल्क्य स्मृति के भाष्यकार आपके विज्ञानेश्वर, जिनके द्वारा मिताक्षरा नामक ग्रंथ भी लिखा गया है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो प्रस्ताव था वो किससे संबंधित था? आप देखेंगे पूरा पेपर पेट का उठा करके, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है, मार्ले मिंटो सुधार है, इनसे एक ना एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? संविधानिक सुधार जो है ये आपका सही होगा। ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव है यही आपका प्रस्ताव है जो कि भारत शासन अधिनियम 1919 है, इसी को ही कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसको 1918 में प्रकाशित किया गया था और संवैधानिक सुधारों से जो है यह संबंधित है, और अंतिम रूप से इसे 1921 में जो है वो लागू किया गया था। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्या थी? भारत में जो प्रांतीय द्वैध शासन प्रणाली थी उसको इसी के तहत जो है वो लाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, प्रांतीय द्वैध शासन प्रणाली को
किसके द्वारा लाया गया था? तो आप कहेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव या फिर 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा लाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण जो है वो किया था? तो किसने किया था? ऊषा मेहता का नाम यहाँ पर आपको देखने को जो है वो मिलता है। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब था? तो ये हुआ था 1942 में। तारीख क्या थी? तो 9 अगस्त की। तो 9 अगस्त 1942 को जो है ये प्रारंभ हुआ था और इस आंदोलन के समय में कांग्रेस के द्वारा जो मुंबई के कई भाग है जिसमें गुप्त रेडियो प्रकाशित किया जाता था, तो इसी रेडियो पर जो राम मनोहर लोहिया जी थे वो प्रसारण करते थे, जबकि जो ऊषा मेहता जी हैं ये भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल के सदस्य के रूप में थी। तो भाई यहाँ पर पूछा गया किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो इन्होंने ही किया था, परंतु अगर क्वेश्चन इस तरीके से बने कि ऊषा मेहता ऑप्शन में ना हो तो राम मनोहर लोहिया भी इनमें नाम देखने को मिलता है। अगला कह रहे किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? रीडिंग, चेम्सफोर्ड, साइमन या लॉर्ड इरविन, कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर लॉर्ड इरविन जो है आपका सही होगा। समय क्या था जो साइमन कमीशन था उसके भारत आने का? तो 3 फरवरी 1928 का जो है ये समय था। इसी को ही साइमन कमीशन जो है वो भारत आया था और इसे व्हाइट मैन यानी श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ये जांच करना कि क्या भारत को और अधिक संवैधानिक अधिकार दिए जाएं, उसका स्वरूप कैसा हो, और जो साइमन की अध्यक्षता में भारतीय संवैधानिक आयोग का गठन किया गया था, इस सुझाव के लिए जो लॉर्ड इरविन है उन्हीं के कहने पर ही भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। तो प्रश्न में यही पूछा गया था कि इसको लेकर सुझाव किसने दिया था? तो लॉर्ड इरविन ने सुझाव दिया था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है क्योंकि साइमन कमीशन गो बैक के नारे भी लगे थे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? ये तो कई बार बता चुके हैं, कोई भी सपने में भी इस प्रश्न को गलत नहीं करेगा। सूर्यसेन। ये कांड कब हुआ था? तो 18 अप्रैल की तारीख थी और समय आपका 1930 का। सूर्यसेन असहयोग आंदोलन से भी जुड़े थे और असहयोग की वापसी की घोषणा के बाद शिक्षक के काम करने लगे थे और बाद में लोग इन्हें मास्टर दा की उपाधि से भी जो है वो जानते हैं। आपने कई बार देखा होगा जब सूर्यसेन का नाम आता है तो उसके आगे या पीछे मास्टर दा लिखा रहता है, तो इन्हीं को ही ये उपाधि जो है वो मिली थी। और पुलिस जो शस्त्रागार था, डाक व्यवस्था, तार व्यवस्था, ब्रिटिश सैनिक टुकड़ियों पर हमला, ये इनके मेन 4 उद्देश्य थे। और चटगांव जो शस्त्रागार लूटा था उसके बाद वहां की एक समानांतर सरकार भी गठित की गई थी इसी 18 अप्रैल 1930 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाद में सूर्यसेन जी को फांसी भी दे दी गई थी, तो फांसी दी गई थी 1934 में दी गई थी। 12 जनवरी 1934 को सूर्यसेन को एक व्यक्ति थे तारेश्वर दस्तीदार करके, उनके साथ फांसी दे दी गई थी। तो बस समय आप याद रख सकते हैं, ज्यादा अगर पूछेगा तो यही पूछ सकता है कि कब फांसी जो है वो दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां प्रश्न आपका है इनमें से कौन सा है जो कि सही सुमेलित नहीं है? गलत पूछा गया। 1887 का कांग्रेस अधिवेशन क्या मद्रास में हुआ था? 1888 का इलाहाबाद में हुआ था, 1890 का कलकत्ता में और 1892 का बंबई में। आंसर यहाँ पर कह रहा है गलत कौन सा है? गलत 1892 का है। 1892 का कांग्रेस अधिवेशन ये आपका बंबई में जो लिखा हुआ है ये आपका गलत है। क्यों? 1892 का अधिवेशन आपका इलाहाबाद में जो है वो हुआ था, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज हो गया, परंतु पहले हुआ था इसलिए आपको इलाहाबाद ही लिखा देखने को मिलता है। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था 1892 का? तो ये थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। वैसे 1892 का ज्यादा पूछा नहीं जाता है, पूछा जाता है स्टार्टिंग के 3। 1885 वाला पूछा जाता है। 1885 की जब बात होगी तो कांग्रेस का जो अधिवेशन था, सबसे पहला अधिवेशन था और कहाँ हुआ था? तो बंबई में जो है वो हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा जो है वो की गई थी। 1886 वाले की अगर बात करते हैं तो 1886 का जो अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने जो है वो की थी। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया करके भी जाना जाता है, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया करके। और इसके बाद 1887 वाला जो लिखा है वो तो ऑप्शन में ही लिखा है, तो ये मद्रास में हुआ था बिल्कुल। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो बदरुद्दीन तैयब जी ने जो है इसकी अध्यक्षता जो है वो की थी, बदरुद्दीन तैयब जी। कई बार आपने पढ़ा भी है तो इसमें तो आप कंफ्यूज जो है वो नहीं होंगे। इसके बाद आपकी बात करते हैं 1888 वाला। तो 1888 वाला इलाहाबाद में हुआ था और ये जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में हुआ था। पहले अंग्रेज करके आपसे क्वेश्चन बनता है, उसमें पहले मुस्लिम करके बनता है। तो और ये 1888 वाला, वैसे अधिकतर इतना ही पूछा जाता है 1888 तक। बाकी 1890 वाला जो ऑप्शन दिया गया है कलकत्ता वाला, इसमें फिरोज शाह मेहता जो है उन्होंने अध्यक्षता की थी। बाकी आगे पूछे जाते हैं, कहने का मतलब स्टार्टिंग के जो है उनमें से यही पूछे जाते हैं। अब यहाँ से हमारे प्रश्न स्टार्ट होंगे ज्योग्राफी के।
प्रश्न आपका है कि सर्वाधिक ऊंचाई के बादल आपको इनमें से कहाँ देखने को मिलते हैं। कोशिश कीजिएगा, वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बाकी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हर वो संभव प्रयास जो कि आपको एग्जाम में हेल्प कर सके। मध्य कपासी, मध्य स्तरीय कपासी, पक्षाभ स्तरीय, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल। आंसर की बात करते हैं तो पक्षाभ स्तरीय आपका ऑप्शन डी वाला जो देख रहे हैं ये आपका बिल्कुल जो है वो सही होगा। और पक्षाभ स्तरीय या पक्षाभ मेघ आप कहेंगे आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई, कितनी ऊंचाई, लगभग आप कहेंगे 6000 से लेकर के 12000 मीटर तक आपको ये ऊंचाई देखने को जो है वो मिलती है। और सफेद रेशम की भांति कोमल और छितराए हुए आपको मेघ, ये इनकी विशेषता है। हिमकणों से जो है बने होते हैं, इसलिए इसमें वर्षा जो है वो नहीं होती है। चक्रवात जब है आने वाला होता है तो उस क्रम में सबसे पहले यही मेघ दिखाई देते हैं। क्वेश्चन एक प्रकार से ऐसे भी बनता है कि जब चक्रवात आने वाला होता है तो इनमें से कौन से मेघ सबसे पहले दिखाई देते हैं, तो पक्षाभ स्तरीय दिखाई पड़ते हैं। इसलिए ये मेघ जो होते हैं, बादल जो होते हैं, वो चक्रवात के आने का एक सूचक भी होते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, चक्रवात से भी जुड़े हुए हैं, बस इतनी सी बात याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आएगा तो आप गलत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं पर्यावरणीय कुछ नेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति और प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य जो संबंध है उसको कौन जो है वो दर्शाता है, मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है वो यहाँ पर पूछा गया। तो कैसा होता है, यू आकार का उल्टा होता है, या वी आकार का उल्टा होता है, या उल्टा एल आकार का, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर पहला ही सही हो जाएगा, उल्टा यू आकार का ये कुजनेट्स वक्र आपको देखने को जो है वो मिलता है। और ये आपसे वही बताया गया है कि पर्यावरणीय क्षति और प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है उसके मध्य संबंध को दर्शाता है। तो संबंध भी पूछा जा सकता है कि किसके किसके बीच संबंध को जो है ये दर्शाता है, और उल्टा यू आकार का। अगला क्वेश्चन आपका है, एक तरफ परमाणु विद्युत संयंत्र दिए गए हैं, एक तरफ राज्य दिए गए हैं, और एक तरफ आपको मिलान करके नीचे और दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिलाना है और बताना है कौन सा यहाँ पर जो है वो सही होगा। तो मिलान करते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो देखिए काकरा पार करके आपका दे रखा है, काकरा पार कहाँ पर है, थोड़ा सा ऊपर कर दें, चारों ऑप्शन दिखाई दें। तो काकरा पार आपका कहाँ पर है, काकरा पार आपका गुजरात में है, तो ये तो मैच हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड वाले से। कैगा कहाँ पर है, कैगा बहुत पूछा जाता है, कैगा आपका कर्नाटक में है, ये आपका फर्स्ट वाले से मैच हो जाएगा। उसके बाद रावत भाटा की बात करें तो ये राजस्थान में है, सामने ही लिखा हुआ है। नरौरा तो यूपी आप सभी जानते हैं। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन फोर्थ वाला सही है। पहले सेकंड फर्स्ट फिर थर्ड फोर्थ, थर्ड फोर्थ तो आमने ही सामने। तो याद चारों कर लीजिएगा, काकरा पार कहाँ पर है, काकरा पार गुजरात में है। थोड़ा सा ट्रिक से भी जोड़ सकते हैं, जैसे काकरा पार में देखिए आखिरी में आपका पार वर्ड आ रहा है, गुजरात में रात है तो रात पार करनी पड़ती है ना, कहते हैं रात गुजर नहीं रही, तो ऐसे पार करके किसी न किसी शब्द से अपने अनुसार जोड़ेंगे तो आपको अपने द्वारा जो बनाई गई ट्रिक होती है वो ज्यादा याद रहती है। अगला है श्रीहरिकोटा द्वीप इनमें से स्थित है, चिल्का झील के, पुलिकट झील के, महानदी मुहाना के, गोदावरी मुहाना के, किसके निकट है, तो ये आपकी स्थित है पुलिकट झील के, बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। और श्रीहरिकोटा द्वीप आपका है कहाँ पर, कौन से राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में आपको ये देखने को जो है वो मिलता है। और इसी द्वीप में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको हम कहते हैं इसरो, ISRO, इसरो, इसका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी स्थित है। और चिल्का झील आपकी कहाँ पर पड़ती है, तो ये आपकी पड़ती है उड़ीसा राज्य में, ये तो आप सभी को पता ही है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुलिकट झील हो जाएगा, आंसर नंबर बी वाला। अगला क्वेश्चन आपसे फसलों के भारतीय संस्थान दिए गए हैं और स्थान पूछे गए जहां पर वो स्थित हैं, और सही मिलान करना है और बताना है कौन सा किससे मैच होगा। अब सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो IIVR जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च है। वी से आपका क्या होगा यहाँ पर, वेजिटेबल जो है आपका होगा, वेजिटेबल मतलब सब्जी संस्थान करके आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको वाराणसी में देखने को मिलता है। आंसर यहाँ पर आपका वाराणसी वाला जो है वो मैच हो जाएगा। इसके बाद अगर देखेंगे तो IIPR, पी से आपका क्या है, पल्सेज है, पी से क्या है आपका पल्सेज है, और पल्सेज को हिंदी में क्या कहते हैं, तो दलहन कहते हैं। तो दलहन रिसर्च संस्थान कहाँ पर आपका स्थित है, तो दलहन रिसर्च आपका कानपुर में है, ये आपका फर्स्ट वाले से मैच हो जाएगा। उसके बाद IISR लिखा है, एस से आपका क्या होगा, तो सुगर केन होगा। सुगर केन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो गन्ना कहते हैं। गन्ना वाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो आप कहेंगे ये आपका लखनऊ में स्थित है, तो ये इससे मैच हो जाएगा। और IIHR लिखा है, एच से क्या होगा, तो एच से आपका हार्टिकल्चर होगा, और हार्टिकल्चर जो है आपका कहाँ पर शोध संस्थान है, तो आप कहेंगे हार्टिकल्चर बेंगलुरु में आपका जो है वो अकेला ऑप्शन बचा है, तो यही सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बेंगलुरु वाला हो जाएगा। और इन चारों में से ऑप्शन कौन सा सही होगा, आंसर डी वाला देखेंगे है, क्योंकि सबसे पहले थर्ड को मैच किया, फिर हमने फर्स्ट को मैच किया, फिर हमने फोर्थ को,
लास्ट में 2 को। तो अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन से आपको एक ही क्वेश्चन से 4-4 क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन मिल रही है, पर कोशिश ये कीजिए याद भी कर लीजिए कि सब्जी वाला कहाँ है, वाराणसी में है। गन्ना वाला तो लगभग सबको लखनऊ पता ही होगा। दलहन वाला भी कई बार आ चुका है, कानपुर वाला। और हार्टिकल्चर याद रखने वाला है, हार्टिकल्चर कहाँ है, तो बेंगलुरु में। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी आयु वर्ग की जनसंख्या को जनांकी लाभांश में सम्मिलित किया जाएगा। बताइए कौन सी एज होगी, तो ये 15 से 60 आयु वर्ग आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जनसंख्या निधि, संयुक्त राष्ट्र जो जनसंख्या निधि है जिसको हम UNFPA कहते हैं, उन्होंने ही जनसंख्यीय जो लाभांश है उसका अर्थ परिभाषित करते हुए कहा था कि जब श्रमिकों की संख्या के संबंध में श्रमिकों में बढ़ती संख्या में लोग होते हैं तो इसमें जो कार्यरत आबादी होती है वो 5 से 60 साल की एज के बीच में होती है। स्वाधार योजना क्या है? स्वाधार योजना है कठिन परिस्थिति में महिलाओं के लिए। स्वाधार योजना एक्चुअल में आई थी 2022 में, और महिलाएं और आप कहेंगे जो बाल विकास मंत्रालय है उसके द्वारा जो है 2022 नहीं 2002 में, और ये जो है आपका महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई थी, और उन महिलाओं के लिए जो कि कठिन परिस्थितियों में है, जैसे कि आपका जरूरतमंद महिलाएं लकड़ियों वगैरह से खाना बना रहे हैं तो उनको खाने की सुविधाएं वगैरह देना, बाकी उनके रहने, उनके खाने, उनके कपड़े, उनके देखभाल, ये सारी चीजें जो है वो इसमें प्रदान की जाती है। तो वही कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए। वैसे तो आप देखते हैं कि कोई जेल वगैरह से रिहा होता है तो वहां पर भी उनको संरक्षण घर परिवार वाले नहीं रखते, तो ऐसे ही कंडीशन में भी जो उनके परिवार उनका जब सहयोग नहीं मिल रहा होता है वहां पर उनको रहने के लिए जगह दी वगैरह दी जाती है, या फिर प्राकृतिक कोई आपदा आ गई वहां पर जो महिलाएं हैं उनको, या कोई आतंकवाद वगैरह से पीड़ित है तो उनको हेल्प की जाए। कुल मिलाकर हर प्रकार से सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? मेक इन इंडिया का उद्देश्य है वस्तु निर्माण का केंद्र बनाना। स्टार्ट कब हुआ था ये? तो 25 सितंबर 2014 को जो है ये हुआ था स्टार्ट। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया जो है ये आपका जो है वो आया था। मेन उद्देश्य यही था कि देसी विदेशी जो कंपनियां हैं उनको भारत में लाया जाए, कि भारत में आकर के वो कंपनियां खोलें, यहाँ रोजगार ज्यादा से ज्यादा हो, भारत में ज्यादा से ज्यादा पूंजी जो है वो निवेश हो सके। ये सारी चीजें जो है आपके इसमें मेन उद्देश्य थे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पीसी महालनोबिस का नाम किससे जुड़ा हुआ है? प्रथम योजना, दूसरी योजना, तीसरी योजना, या फिर आपका चौथी योजना? तो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस का नाम सेकंड परियोजना, सेकंड योजना से आपका जुड़ा हुआ है, और इसकी समय अवधि क्या थी? 1 अप्रैल 1956 से आपका स्टार्ट होकर के 61 तक जो है ये योजना जो है आपकी दूसरी वाली जो है वो चलती है, और 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में। तो इनके द्वारा जो पीसी महालनोबिस हैं इनके द्वारा विकसित 4 क्षेत्रीय एक्चुअल में ये मॉडल था, 4 क्षेत्रीय मॉडल था जिस पर ये आधारित थी। दूसरी योजना में अगर मैं आपसे कहूं किस पर विशेष बल दिया गया था, तो भारी उद्योगों पर और आधारभूत या भारी उद्योगों पर मेन जो बल है दिया गया था। इसी को आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि औद्योगिकीकरण पर विशेष मेन जो लक्ष्य है वो इसमें जो है वो सेकंड वाली में रखा गया था। आपको एक एक लाइन में सब पता होने चाहिए कि पहले में क्या था, दूसरी में क्या था, इस बात को। बाकी योजना में जो विकास दर का लक्ष्य था वो आपका 4.5% रखा गया था, पर विकास आपका 4.3% ही प्राप्त जो है हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारतीय रुपए की जो गिरावट है उसको रोकने के लिए इनमें से कौन सा एक सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय जो है वो नहीं है? तो डी वाला यहाँ पर गलत है कि ये उपाय सही नहीं है कि एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का ही आप अनुसरण करें, ये आपका गलत है। वही चीज पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो ये आपका आंसर गलत है। और क्यों गलत है? क्योंकि इससे आप क्लियर ये समझ रहे हैं रुपए के मूल्य में बढ़ोतरी के बजाय उल्टा गिरावट हो सकती है। अगला क्वेश्चन आपका है जिला आयोजन समिति में निर्वाचित और पदेन सदस्य कितने आपके होते हैं? यहाँ से थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन स्टार्ट होगा। तो आंसर की बात करते हैं। आंसर यहाँ पर 20 और 3 आप देखेंगे, निर्वाचित सदस्यों की संख्या 20 और जो पदेन सदस्य हैं इनकी संख्या आपकी 3 है। इस प्रकार बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय की किसी घोषित निर्णय अथवा पहले दिए गए आदेश पर पुनर्विचार की शक्ति कौन से अनुच्छेद में आपकी आती है? आप देख रहे हैं इस समय जो मामला चल रहा है शिक्षक भर्तियों से संबंधित, बीएड वर्सेस बीटी से संबंधित, उसमें यही तो चल ही रहा है कि पुनर्विचार शक्ति का यूज करने को लेकर के बात की जा रही है। तो वो आर्टिकल कौन सा है? वो आर्टिकल है 137। 137 के अनुसार संसद द्वारा अगर बनाई गई किसी भी विधि या कानून या अनुच्छेद 145 के अधीन कोई बनाए गए नियम है उसके उपबंध रहते हुए आप कहेंगे अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्वलोकन करने की शक्ति जो है वो होती है। यही आर्टिकल का जिक्र भी जो है वो किया गया था कुछ दिन पहले, मैंने आपको बताया था। अगला, भारत में वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा कब तक
अब तक कितनी बार जो है वो की जा चुकी है? कई बार क्वेश्चन ये बता चुके हैं कि आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल लगा ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कभी भी नहीं लगा है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, बता चुके हैं, एक राष्ट्रपति शासन, ये जो राज्य वाला होता है, एक आपका राष्ट्रीय आपातकाल और एक वित्तीय आपातकाल। बाकी जो संविधान संशोधन है उसमें की हम आगे बात करेंगे, परंतु ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आपातकाल कौन से आर्टिकल में आता है। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है 352 वाला, इसको लेकर के आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय आपातकाल होता है, जैसे युद्ध है, कोई बाह्य आक्रमण है या सशस्त्र विद्रोह है, उसके द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल होता है। एक मैंने बताया संविधान संशोधन को लेकर के हम बात करेंगे, वो है 44वां संविधान संशोधन। यहां से क्वेश्चन बनता यह है कि यहाँ पर जो सशस्त्र विद्रोह शब्द था उसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द से रिप्लेस कर दिया गया है। तो अब जो शब्द देखने को मिलता है वो आंतरिक अशांति शब्द मिलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सशस्त्र विद्रोह की जगह इसको रिप्लेस किया गया है। बाकी राज्यों में अगर किसी प्रकार का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो आर्टिकल 356 है जो कि आपका राष्ट्रपति शासन से संबंधित होता है, और जो 360 आर्टिकल है ये आपका वित्तीय आपातकाल से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो कि कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो किया गया है संविधान के चौथे भाग में किया गया है, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 ये कहता है कि न्यायालय द्वारा ये जो प्रवर्तनीय है वो नहीं होते हैं, फिर भी देश के शासन में मूलभूत समझे जाएंगे और राज्यों का कर्तव्य होगा कि वो इसे लागू करें। तो देश के शासन के लिए ये आधारभूत हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यही आपका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला आपका प्रश्न आपका सुमेलित से संबंधित है, जिसमें एक तरफ विषय दिए हैं और एक तरफ संविधान के अनुच्छेद दिए हैं। निर्वाचन कौन से आर्टिकल में आता है? निर्वाचन 324 आर्टिकल में आता है। 324 से 329 आर्टिकल, ये वाला इससे मैच हो जाएगा। फर्स्ट का थर्ड देखेंगे तो आपको ए का थर्ड पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, यानी कोई भी ऑप्शन यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, पहला ही सही होगा। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो है वो 369 वाले में किया गया है, तो 369 से 392 वाले से मैच हो जाएगा। भारत राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, ये 301 से 307 के बीच में आता है, ये इससे मैच हो जाएगा। और संघ और राज्यों के बीच जो विधायी संबंध है वो 245 से 255 के बीच में आता है, तो ये इससे मैच हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के पहला ऑप्शन यहाँ पर ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट, ये जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से आपके विज्ञान के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। आपके कोर्स में एक चीज अच्छी है कि जो भी सब्जेक्ट हैं वो सारे डिवाइड करके दिए गए हैं, यानी अगर आप किसी भी अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे, जैसे सुपर टेट को लेकर के ही अगर आप देख लेंगे तो उसका सेम जो सिलेबस है वो आपको देखने को मिलता है यहाँ भी। तो वही चीज यहाँ पर बात किया गया है। सिलिकोसिस आपका एक साइंस का क्वेश्चन है, और कोशिश ये कीजिएगा जो भी लोग वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर सभी लोग कर दीजिएगा, एटलीस्ट जितने लोग देख रहे हैं वो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बाकी लाइव टाइमिंग आपको नहीं पता है तो शाम के 5 बजे की है, और दूसरी भी एक लाइव टाइमिंग हमने 8 बजे की रखी है जिसमें हम कभी कभार वीडियो देख लेते हैं। तो आंसर की बात करते हैं। सिलिकोसिस इनमें से एक क्या है? तो फेफड़े संबंधी बीमारी जो है आपकी होती है। सिलिकोसिस फेफड़े की बीमारी है, जो शीशे के कण होते हैं ना उनके द्वारा फेफड़े में संक्रमण से जो है आपका ये फैलती है, और फेफड़ों का इसमें क्रमांक को टिक भी लगा देते हैं। तो फेफड़ों का इसमें जो है वो क्रमांकोच्चन जो है वो नहीं हो पाता है। ये अधिकतर मजदूरों को होती है जो सीसा फैक्ट्री में काम करते हैं। तो बस जो याद रखने वाला भाग है वो यही याद रखने वाला भाग है कि होती किससे है, तो शीशे से संबंधित है सिलिकोसिस। अगला कह रहे हैं एंजाइम जो है वो एक है, तो विटामिन है, बैक्टीरियम है, या बायो उत्प्रेरक है, या वायरस है, कौन सा सही होगा? तो बायो उत्प्रेरक आपका ऑप्शन अच्छा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जो एंजाइम है ये शब्द का प्रयोग जो है आपका कब हुआ था? तो 1878 में जो है वो हुआ था पहली बार। और किसने किया था? उनका नाम क्या था? कुहने जो है इनके द्वारा जो है वो किया गया था। बाकी आंसर यहाँ पर बायो उत्प्रेरक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एंजाइम है एक प्रकार का बायो उत्प्रेरक। इनमें से कौन सा कह रहा है कि सही सुमेलित नहीं है? अब बताइए। एक तरफ आपको सिल्वर ब्रोमाइड का नाम दिया गया है, सिल्वर आयोडाइड का नाम दिया गया है, लिथियम बाइकार्बोनेट का नाम दिया गया और दूधिया मैग्नीशिया। ये भी क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इसमें जो नाम दिए गए ना अधिकतर ये पूछ जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मैंने आपको क्वेश्चन करा है सिल्वर आयोडाइड वाला, जो कि कृत्रिम वर्षा के लिए है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही है, जबकि प्रश्न में आपसे गलत पूछा गया है। सिल्वर ब्रोमाइड जो है ये फोटोग्राफी के लिए यूज होता है, पहला तो यहाँ पर गलत है, यानी आंसर पहला ही होगा।
कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण यहाँ पर नहीं होगा, ये यूज किया जाता है फोटोग्राफी के लिए, तो याद रखिएगा फोटोग्राफी यहाँ पर जो है वो हो जाएगा। उसके बाद लिथियम बाइकार्बोनेट जो है ये गठिया के उपचार के लिए होता है, बिल्कुल सही है। दूधिया मैग्नीशिया अप्रति अम्ल के रूप में, तो ये भी सही है। तो बाकी सभी सही है, पहला वाला गलत था, इसलिए पहला आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 में प्राकृतिक रूप दिए गए हैं, प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ, और सूची 2 में उनकी उपस्थित तत्व दिए गए हैं, और आपको सही मिलान करके नीचे दिए गए ऑप्शन से मिलान करना है कि कौन सा किससे मैच होगा। तो हीरा जो है आप जानते हैं कार्बन का पर रूप होता है, तो ये तो सीधे सीधे कार्बन से मैच हो जाएगा। फर्स्ट का फोर्थ देखिए तो बी और डी ऑप्शन में है, यानी इन्हीं में से आंसर होगा। संगमरमर की अगर बात करते हैं तो ये आपका संबंधित हो जाएगा कैल्शियम से, यानी पहले वाले ऑप्शन से अगर ये मैच हो जाएगा तो यानी आपको क्लियर पता चल गया कि आपका आंसर यहाँ पर डी वाला जो है वो सही हो जाएगा, यानी 4 फिर 1 फिर 2 फिर 3। यानी रेत किससे मैच हो जाएगा, तो रेत आपका सिलिकॉन से संबंधित है, ये आपका सेकंड वाले से मैच हो जाएगा। और रूबी जो आप देख रहे हैं ये एल्यूमिनियम से संबंधित है, तो ये इससे मैच हो जाएगा। आंसर यहाँ पर डी वाला जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विज्ञान का कि यदि किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, ऐसा क्यों होता है? पानी जमने पर फैलता है, ये कारण होता है, या फिर आपका बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का जो तापक्रम रहता है अंदर से ज्यादा होता है, या पानी गर्म करने पर फैलता है। पहला ही सही होगा, जो पानी जमता है तो फैलता है, और जो फैलेगा तो उसको जगह मिलेगी नहीं, तो जाहिर सी बात है बोतल टूट जाएगी, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, आसानी से आप पहचान सकते हैं। अब इसके बाद स्टार्ट हो रहे हैं हमारे मैथ के क्वेश्चन, जिसको आज हम लास्ट में ना करा करके साथ में ही करा देते हैं। 7/11 का दशमलव रूप क्या होगा? ये तो पॉइंट में आप वैल्यू निकाल ही सकते हैं, जब डिवाइड करते हैं ना, 11 को बाहर रखिए, 7 को अंदर रखिए। अब काटेंगे तो कितने से कटेगा, तो नहीं कटेगा, तो दशमलव लगाना पड़ेगा। दशमलव लगाएंगे तो अंदर यहाँ पर आपका जीरो बढ़ाना पड़ेगा, और उसके बाद 11 से काटेंगे तो 6 बार में जाएगा, 11 संग 66 करके आएगा। यहाँ पर शेषफल जो है आपका 4 बचेगा, फिर जीरो लगाएंगे, फिर 11 3 बार में जाएगा, 11 3 33, तो यहाँ पर आपका 33 आ जाएगा। 40 में 33 घटाएंगे तो 7 आएगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे तो फिर 6 बार में जाएगा, फिर 6 बार में जाएगा तो 66 आएगा, फिर यहाँ पर 40 बचेगा, फिर 40 के बाद फिर से वही 3 बार में जाएगा। तो कुल मिलाकर के यही क्रम चलता रहेगा, जो कि आपको ऑप्शन 6363 करके जो देख रहे हैं 63 पर आपका बार ग्राफ होगा। जो नंबर रिपीट हो रहा होता है, देखिए 63 आया फिर 63 आया, यानी कि रिपीट के लिए ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, इसको बार बोलते हैं, तो ये आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि संख्या को दोगुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है, तो उसी संख्या को 8 से अगर गुणा करें तो गुणनफल में 4 घटाने पर मिलता है, तो संख्या क्या है? ऑप्शन से कर लीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि किसी संख्या को डबल करने पर, मान लेते हैं वो संख्या 4 है, तो संख्या को डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और कह रहा है 8 दोगुना करके उसमें 20 जोड़ा जाता है, 20 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। वही कह रहा है आंसर मिलता है जो उसी संख्या को 8 से गुणा करने पर, 8 4 को 8 से गुणा करेंगे तो 32 आ जाएगा, और 8 से गुणा करने पर गुणनफल में से 4 घटा देते हैं, तो इसमें से अगर 4 घटाएंगे तो 28 ही तो आया। वहां भी 28 था, यहाँ भी 28 था, कुल मिलाकर आंसर आपका बी वाला जो है वो सही हो गया। तो ऐसे ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। अगर आप यही चीज x मान के करना चाहते हैं तो x मान के भी कर सकते हैं। संख्या का डबल यानी 2x, और उसमें कितना जोड़ा जा रहा है, 20 जोड़ा जा रहा है, तो प्लस 20, और ये किसके बराबर होगा, संख्या यानी x, उसको 8 से गुणा करने पर उसमें से 4 घटाने पर। ये समीकरण बन गया। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 4 आ जाएगी, और 4 जो x की वैल्यू निकल करके आएगी वही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको ये समझ में आ गया कि x मान के भी आप कर सकते हैं और ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 की घात 34 प्लस 3 की घात 35 का वर्गमूल जो है वो क्या होगा? अब यहाँ पर 3 की घात जो 34 है, और 3 की घात जो 3 की घात 35 लिखी है उसमें भी तो 3 की घात 34 है, यानी यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए वर्गमूल तो पूरे का है, ये आपको समझ में आ रहा है क्योंकि प्रश्न में वर्गमूल ही पूछा गया है। तो अगर हम पूरा इस तरीके से वैल्यू लिखें, इसमें 3 की घात 34 अगर दोनों में से कॉमन ले लिया जाए, थोड़ा सा पतला कर देते हैं पॉइंटर को, 3 की घात हमने किसको कॉमन लिया, 34 को कॉमन लिया, और इसमें से जब कॉमन लेंगे 3 की घात 34 तो अंदर क्या बचेगा, 3 की घात 34 तो पहले था, तो यहाँ तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ 3 की घात 35 था, परंतु 34 कॉमन ले लिया है तो 3 की घात 1 बचेगा, यानी 3 ही बचेगा। अब यहाँ पर 3 बचा केवल, और यहाँ पर 1 बचा, 3 और 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, यानी वर्गमूल में आपका 4 और मल्टीप्लाइड में आपका क्या बचेगा, 3 की घात 34 बचेगा। अब आपको इसको वर्गमूल से बाहर निकालना है, तो 4 तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, तो अब बाहर वर्गमूल से निकलेगा तो केवल 2 बचेगा। मल्टीप्लाइड में ये 34 है, 17 आधा होता है,
यानी 3 की घात 17 बचेगा वर्गमूल से बाहर निकालने पर। आंसर देखिए ये आपको सेकंड वाले सी वाले ऑप्शन में मिल जाएगा। यही चीज आपसे पूछी गई थी, 2 गुणे 3 की घात 17 आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखते हैं। 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत 52 था, ठीक है, और 13 पारियों का बाद उसका औसत बढ़कर 54 हो गया। तो आप सबसे पहले गुणा करके निकाल लीजिए। 11 पारियों का जो औसत है 52 के हिसाब से कितना आएगा, तो आएगा 572। उसके बाद 13 पारियों का जो एवरेज है उसके आधार पर निकालिए, तो 13 गुणे 54 करके हो जाता है एवरेज। तो यहाँ पर एवरेज निकल कर आएगा, टोटल निकल करके आएगा 702। अब यदि बल्लेबाज ने 13 पारी में पिछली पारी से 16 रन कह रहा है ज्यादा बनाए हैं, तो उसने 12वीं पारी में कितने रन बनाए हैं। तो कहने का मतलब है पहले इसमें टोटल स्कोर निकालिए कि 11 पारी में उसने 572 बनाए, 13 में 702, यानी 12 और 13वीं पारी में उसने बनाए कितने हैं, तो उसके लिए हमें 702 में से घटाना पड़ेगा 572 को। इससे हमें जो डिफरेंस निकल करके आएगा वो दोनों पारियों का टोटल जो है वो निकल के आ जाएगा, तो घटाने पर 130 आएगा। जो 130 वैल्यू निकल करके आई ये 12वीं पारी और 13वीं पारी जो कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस दे रखा है उसका स्कोर है। अब प्रश्न में ये कह रहा था कि 13वीं पारी में उसने पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए, यानी एक में तो उसने एक्स ही बनाए, पर दूसरी जो पारी है उसने उसमें एक्स प्लस 16 रन यानी 16 रन पिछली वाली पारी से ज्यादा बनाए, और इन दोनों का टोटल कितना है, तो 130 है। 130 है, यहां से एक्स की वैल्यू जो भी निकल के आएगी वो आंसर हो जाएगी। ये जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस आपका 16 हो जाएगा, बराबर में आपका 130 हो जाएगा। 16 उधर जाएगा तो घट के 114 हो जाएगा, यानी कि 2x की वैल्यू जो है आपकी 114 निकल करके आएगी, तो x की वैल्यू यहाँ से 57 निकल करके आएगी, जो कि बी ऑप्शन में आपको दे रखा है। समझ गए आप होंगे कि प्रश्न में कहना क्या चाह रहा है। अगला देखते हैं। एक दवा पर्यवेक्षक 0.05% दवाओं को दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज कर देता है। अगर हम टोटल 100 मान लें इसकी 100 दवाओं की वो खाज मतलब जांच कर रहा है, तो उस संदर्भ में 0.05% को वो निकाले दे रहा है। तो एक दवा को खारिज करने के लिए उसे 100/0.05 करना पड़ेगा, पर वही कह रहा है कि 4 दवाओं को अगर खारिज करना है तो कितनी दवाओं की जांच करनी पड़ेगी, तो 4 को करने के लिए 4 से गुणा कर दीजिए। समझ रहे, एक अगर जो दवा है उसको खारिज करना है तो उसे जो 100/0.05 जो है ये दवाओं को दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज कर देता है। अगर 4 की वैल्यू निकालेंगे तो 4 से सीधे सीधे गुणा कर दीजिए। 4 की अगर वैल्यू निकालना है तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से निकल करके आएगा 100 गुणे में, ये अगर दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 2 बढ़ जाएंगे, तो 100 गुणे 400/5 आएगा। अब 5 से अगर काटिए तो सीधे सीधे काट सकते हैं, इसे भी काट सकते हैं, 5 8 जा 40, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 8000 आ जाएगा, सीधे 8000 आंसर आएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो मैथ के क्वेश्चन तो समाप्त हुए, बढ़ते हैं अब हमारे यहाँ से हिंदी के प्रश्नों की तरफ। आषाढ़ का एक दिन, ये पूछा गया है कि किसकी जो है वो रचना है। निर्मला वर्मा की, नरेश मेहता की, शंकर शेष की, या मोहन राकेश की। आंसर यहाँ पर कौन सा सही होगा, तो आंसर यहाँ पर मोहन राकेश जो है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। और आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार है मोहन राकेश जी। मोहन राकेश के और जो नाटक है उसमें आधे अधूरे फेमस है, वो ज्यादातर पूछा जाता है, तो वो जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जमीन आसमान एक करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। मतलब कहते हैं ना हर संभव प्रयास कोई व्यक्ति करता है, उसी को ही दूसरी भाषा में क्या कहते हैं। पूरी तरीके से नष्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, घोर प्रयत्न बिल्कुल सही है, मतलब निकालना नहीं होगा, व्यर्थ का कार्य नहीं होगा, तो घोर प्रयत्न करना, ये वाला आपका ऑप्शन बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। गीतांजलि का सही विच्छेद जो है वो क्या होगा, तो गीता प्लस अन्य होगा। तो गीतांजलि की अगर बात करें इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो गीत प्लस अंजलि करके आप डी वाला ऑप्शन देख रहे हैं, ये सही हो जाएगा। कौन सी संधि है यहाँ पर, तो दीर्घ स्वर संधि आपको क्लियर दिख रही है। दीर्घ स्वर संधि क्यों है, क्योंकि छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद अगर कोई हर्ष या दीर्घ स्वर आता है तो दोनों मिलकर के बड़ा या बड़ी ई या बड़ा ऊ या री के संदर्भ में चेंज हो जाते हैं। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। यहाँ पर वैसे दिख भी रहा है ता और आ मिलकर के बड़ा बन रहा है, वैसे भी आप पहचान सकते हैं। जब महाशय है तो महाधन आशय, महेंद्र है तो महीधन इंद्र, पितृण है तो पितृ प्लस ऋण, ऐसे करके आपका आंसर डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं कि मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि है जिसका शुद्ध रूप आपसे पूछा गया है, कोई एक विकल्प में है, वो विकल्प इनमें से कौन सा है, तो आंसर यहाँ पर आपका डी वाला सही हो जाएगा। मैं आपके प्रति श्रद्धा जो है वो रखती हूँ, ये आपका जो है यहाँ पर सही होगा। तो आप पर जो लिखा है उसकी जगह क्या चेंज हो गया है, आप पर की जगह चेंज हो गया है आपके प्रति।
बाकी श्रद्धा रखती हूँ यहाँ पर आ गया है, और था क्या, करती हूँ। तो जो बदलाव होता है ना, उसको विशेष आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 40, कि जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? दुर्गम होगा, दुर्लभ होगा, अगम होगा या सुलभ होगा? तो सुलभ तो मतलब आसानी से मिलने के संदर्भ में होता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। आंसर यहाँ पर क्या होगा? दुर्लभ। कहते हैं ना कि कोई प्रजाति है दुर्लभ प्रजाति है, जो बहुत ही कठिनाई से मिलती है, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। जिसमें जाना या जिसे समझना कठिन हो, जहां पर जाना कहते हैं ना वो इलाके दुर्गम इलाके हैं, तो जहां पहुंचना कठिन होता है वो दुर्गम के शब्द में आता है। जो आसानी से मिल जाए वो तो सुलभ आपका ही है, जैसे सुलभ शौचालय हर जगह आपको देखने को मिलता है। अगला देखते हैं। अगला आपका एक पैसेज है जिस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन है। यहाँ पर पैसेज बदला हुआ है, वैसे अभी तक सारे पैसेज एक ही जैसे आ रहे थे। देयर वॉज अ मूवमेंट इन इंडिया सेकंड इनिंग व्हेन इंग्लैंड रिव्यूड ऑन LBW decision. The score was 62 for 3. The batsman was India at last विराट कोहली and the bowler was England टेरर। यहाँ पर क्रिकेट को लेकर के बात की गई है, बाकी आप चाहें तो पैसेज पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्ट आंसर की ही बात यहाँ पर जो है वो करूंगा कि क्या प्रश्न है और क्या उसमें क्वेश्चन के बारे में जो है वो पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन 41 है, इस पर व्हाट इज द सेंट्रल ओपिनियन इन द गिवन पैसेज, कि मेन किस बारे में बात जो है वो यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर विराट कोहली इज सुप्रीमली कॉन्फिडेंट एंड डज नॉट हैव एनी फियर ऑफ फेलियर, डी वाला जो आप ऑप्शन देख रहे हैं इसको लेकर के बात की गई है कि विराट कोहली बेहद आत्मविश्वासी और उन्हें असफलता का किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। तो वही मेन सेंट्रल ओपिनियन है पैसेज का। अगला है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? द मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल डैश द चीफ मिनिस्टर ऑफ देयर स्टेट फॉर देयर वर्क। तो यहाँ पर फॉर द चीफ मिनिस्टर होगा, टू द होगा, ऑफ द होगा या टूवर्ड्स होगा? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर टू जो है वो सही होगा, यानी कि रिस्पॉन्सिबल टू समबडी, ये आपका रिस्पॉन्सिबल के साथ टू आता है। तो रिस्पॉन्सिबल टू समबडी का अर्थ होता है कि किसी के प्रति उत्तरदायी। यहाँ पर लिखा था मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द चीफ मिनिस्टर, तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा? किसी के प्रति उत्तरदायी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी एडवाइज्ड दैट आई डैश कर्टल एक्सपेंडिचर। आपको बताना है शुड आएगा, सेल आएगा, शुड हैव आएगा, सेल बी आएगा, कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर पहला सही होगा, यानी कि शुड जो आप देख रहे हैं ये सही होगा। सी एडवाइज दैट आई शुड कर्टल एक्सपेंडिचर, ये आपका सही होगा। शुड का यूज किया जाता है जब कोई सलाह देनी हो या इच्छा को प्रकट करना हो उसके संदर्भ में। तो यहाँ पर दो चीजें आप याद रख सकते हैं, या तो सलाह के संदर्भ में या तो किसी प्रकार की इच्छा के संदर्भ में। और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इसका अनुवाद होता है ना प्लस चाहिए के संदर्भ में। जैसे यहाँ लिखा है सी एडवाइज दैट आई शुड कर्टल एक्सपेंडिचर, उसने सलाह दी कि मुझे खर्च में कटौती करनी चाहिए, ये इसका अर्थ हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ही सेड कविता व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, द अबव सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच विल बी। तो आपको चेंज करके बताना है कि इसका क्या बदलाव जो है वो होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो ही सेड है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। नहीं, यहाँ पर पूछा गया ना, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये आस्क्ड में बदल जाएगा, तो चारों में आस्क्ड है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से आप इसे जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सीधे कविता से जुड़ा हुआ है। वैसे आपको पता है जब क्वेश्चन वर्ड के साथ जुड़ता है तो फिर वहां पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के साथ जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये टू टू वाले ऑप्शन कट जाएंगे, या तो पहला होगा या तो चौथा होगा। कविता व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन है, यहाँ पर व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वॉज बना हुआ है, और यही वाला ही सही होगा, डी वाला ही आपका सही होगा। और पहले वाले में देखेंगे तो कविता के बाद दैट आया है, और यहाँ पर देखेंगे तो दैट आपका नहीं आया है, इसलिए आपका डी वाला ही ऑप्शन सही होगा। बाकी दैट आप जानते हैं, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर इफ लगता है, वेदर लगता है, दैट लगता है, जो भी आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पे तो कविता के बाद लगा दिया गया, तो सीधे सीधे पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्टिव पासिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है पॉइंट आउट द सेंटेंस इन पासिव वॉइस। पासिव वॉइस में पूछा गया सेंटेंस इनमें से कौन सा है। यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब से पहचान सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस आपका यहाँ पर पासिव वॉइस में है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है हैव बीन, ये आपका यहाँ पर ऑप्शन बी वाला जो देख रहे हैं ये सही हो जाएगा। 20 लेसन्स हैव बीन फिनिश्ड करके, ये आपका पासिव वॉइस में। अब यहाँ से आपके स्टार्ट हो रहे हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, जिसमें 46 क्वेश्चन आपका है कि जब घड़ी में शाम के 6:44 बज रहे होते हैं तो घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच के दो कोणों में से सबसे छोटे कोण का मान। सेम क्वेश्चन कल कराया था,
फॉर्मूला आपको बस पता होना चाहिए, उससे आप डायरेक्ट एंगल निकाल सकते हैं। और थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या था, जो भी मिनट वाली वैल्यू दे रखी है 44 दे रखी है, उसको आप गुणा करते हैं 11/2 से। उसके बाद डिफरेंस निकाल लेते हैं, जो घंटे वाली वैल्यू दे रखी है 6, इसको गुणा करते हैं 30 से। अब 2 से काटेंगे 44 को तो कितना जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 × 11, 22 × 11 कितना होता है, 242 होता है। और इसमें से आप घटाएंगे 6 × 3 = 18 यानी 180, इसको घटाएंगे आएगा थीटा की वैल्यू 62 डिग्री। थीटा की वैल्यू 62 आ गया, जो कि पहले ऑप्शन में सही है, आंसर पहला सही हो जाएगा। छोटे कोण का मान ही आपसे यहाँ पर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ये एक प्रकार का क्रम दे रखा है, इसमें दाईं ओर से 15वें पद के दाईं ओर 5वां पद जो है वो कौन सा है। तो बायां इधर से है, दायां इधर से है, दाईं ओर से कह रहा है 15वें पद, तो आप इस तरफ जाएंगे। और दाईं ओर से 15वें पद के दाईं ओर कह रहा है 5वां पद, यानी कि दाईं ओर से 15वें पर आएंगे, फिर उसका दायां उधर हो जाएगा ना। जब आप इधर से इधर आएंगे और वापस से आपसे दायां कहा जाए तो दायां फिर वापस से इधर हो जाएगा। इस चीज को समझिएगा, यानी आपको इधर जाना है 15 और वापस से 5 लौटना है। तो कुल मिलाकर के आपको चलना कितना है, टोटल 10 चलना है। तो आप यहाँ से गिनना स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जी पे आएगा, जी आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। चाहे तो आप यही चीज करते कि पहले 15 पे जाते, फिर 15 पे जाते तो क्यू पे आते, और वापस से इसमें 5 वापस जाते तो वो जी पे आते। तो वैसे भी कर सकते थे, जब आपको पता ही वापस आना है तो डायरेक्ट ही घटा करके उतनी वैल्यू निकाल लीजिए। अब यहाँ पर संबंध पूछा गया है, गर्मी के महीनों में बहुत से लोग अपने मूल निवास स्थान के लिए शहर से जो है वो चले गए। गर्मी के महीनों में बहुत से पर्यटक शहर में एकत्रित हुए। अब दोनों कथन आपके आपस में संबंधित नहीं है, दोनों कथन किसी न किसी चीज के परिणाम है, क्योंकि का रीजन अलग अलग हो सकते हैं। क्योंकि एक वो है जो अपने घर छोड़ करके दूसरी जगह जा रहे हैं, और एक वो है जो पर्यटक बहुत से आ रहे हैं। मान लीजिए कि आपका लखनऊ है, एक एग्जांपल समझिए कि लखनऊ है और लखनऊ में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तो लखनऊ में जो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो जो यहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं वो सोच रहे हैं कि भैया हम कुल्लू मनाली टहल आएं, उत्तराखंड टहल आएं, पहाड़ी इलाकों में चले जाएं। तो लखनऊ वाले लोग चले गए उत्तराखंड, किस कारण से गए, गर्मी के कारण। परंतु बाहर से बहुत से लोग आ रहे हैं, यहाँ लखनऊ में इमामबाड़ा है, तो बहुत से लोग इमामबाड़ा सोच रहे हैं चलो घूमने चलते हैं, और गर्मी के महीने हैं, छुट्टियां हैं, तो पर्यटक शहर में एकत्रित भी हो रहे हैं, तो इमामबाड़ा आ रहे हैं। तो दोनों का रीजन क्या है, अलग अलग है। ये गर्मी के कारण बाहर जा रहे हैं, और लोग पर्यटक गर्मी में ही यहाँ आ भी रहे हैं, और वो कारण बन सकता है वहाँ के जो भी प्लेस हैं। तो दोनों कथन आप कहेंगे कि किसी स्वतंत्र कारण के परिणाम है। सी वाला ऑप्शन दे रखा है, यदि कथन ए और बी दोनों कथन किसी स्वतंत्र कारण के परिणाम है। कारण कोई भी हो सकता है, जो कि मैंने ऊपर आपको बताया भी। अगला कह रहा है कलाई का संबंध घड़ी से है, तो अंगुली का संबंध जो है वो किससे होगा, जोड़ से होगा, अंगूठा से होगा, या अंगूठी से, या नाखून से। तो आपको पता है कि घड़ी जो है वो कलाई में पहनी जाती है, तो उंगली में आप कहेंगे अंगूठी पहनी जाती है, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। चलिए अगला देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न आपका है कि पुलिस की मदद से इन भिखारियों को भगा देना चाहिए। यहाँ पर पहले कथन समझिए, कह रहा है कुछ प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के फुटपाथ भिखारियों से भरे होते हैं। आप देखते भी ऐसा होता है। तो पुलिस की मदद से इन भिखारियों को भगा देना चाहिए। पहला कार्रवाई ये कह रहा है सरकार को भिखारियों के पुनर्वास और उनके जीवन स्तर को सुधारने पर विचार करना चाहिए। तो क्लियर समझ में आ रहा है कि दूसरा सही है, पहला बिल्कुल गलत है, यानी आंसर यहाँ पर केवल और केवल सेकंड वाला जो है यहाँ पर सही होगा। बाकी देखेंगे तो पहला वाला जो कथन है कि भिखारियों को वहां से भगा देना चाहिए, भगा देने का संदर्भ अगर यहाँ पर थोड़ा सा शब्द सही यूज किया गया होता कि उनको हटा करके शिफ्ट करना चाहिए, तो हम ए के साथ भी जा सकते थे। क्योंकि यहाँ पर पर्यटक स्थल है, वो वहाँ की स्थिति को दर्शाता है, जो बाहर से लोग घूमने आते हैं। तो ये जरूरी है कि वो स्थितियां क्लियर होनी चाहिए, परंतु जिस आपके शब्दों का प्रयोग किया गया उस आधार पर हम पहले के साथ नहीं जा रहे, वरना तो दोनों सही हो सकता था। अब यहाँ से हमारा जीके जीएस के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम आपसे पूछा गया है कहाँ पर स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम आपका हैदराबाद में स्थित है। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। और लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, जिसे पहले फुटबॉल और क्रिकेट का फतेह मैदान के नाम से भी जाना जाता था, ये आपका हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। इसका स्टेडियम का नाम 1967 में जो है आपका बदल दिया गया था, और पूर्व जो प्रधानमंत्री हैं उनके नाम पर 1967 है। तो पूर्व जो प्रधानमंत्री उनके नाम पर लाल बहादुर स्टेडियम इसका नाम रखा गया था। पहले इसका नाम था फतेह मैदान करके। अगला है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 नवंबर या 10 अक्टूबर। तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस जो है आपका मनाया जाता है। और जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है उसका गठन कब हुआ था, तो 2006 में जो है इसका गठन जो है वो हुआ था।
मुख्यालय कहाँ पर है इसका, तो जेनेवा में जो है इसका मुख्यालय है। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है दृष्टि दिवस। 2018 तक, मार्च 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में नवीनीकरण स्रोतों का उपयोग करके 12.3 GW यानी कि गीगावाट कुल बिजली उत्पादन करने की क्षमता, तो ये कर्नाटक राज्य जो है आपका सही हो जाएगा। निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है, तो CFC गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कई बार आपको बता चुके हैं, रेफ्रिजरेटर वगैरह में भी यूज होती है और ये आपका ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। और नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, ये सब भी नाम देखने को मिलते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और अगर बात करते हैं इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना जो है वो हुई थी, यानी मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। टोटल इसके अगर स्थायी सदस्य देशों की बात करते हैं तो टोटल आपके जो है वो 5 हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं, तो आपका अमेरिका जो है इसमें जो है वो आता है, इसके अलावा रूस जो है इसमें आता है, इसके अलावा ब्रिटेन जो है इसमें आता है, इसके अलावा फ्रांस जो है इसमें आता है, और इसके अलावा चाइना भी इसमें जो है वो आता है, फ्रांस लिखा हुआ है। और इसके टोटल अस्थायी सदस्यों की बात करते हैं तो वो कितने हैं, तो वो आपके अस्थायी सदस्यों में टोटल 10 जो है वो आते हैं। और इसका निर्वाचन जो होता है वो महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों में को उनके आकार के अवरोही क्रम के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर दर्शाया गया, अवरोही मतलब बड़े से छोटे क्रम में। तो यहाँ पर देखेंगे सी वाला ऑप्शन यूरेनस, फिर पृथ्वी, फिर आपका मंगल, फिर बुध, ये वाला आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। देखिए बृहस्पति सबसे बड़ा है, फिर शनि आता है, फिर अरुण आता है, अरुण को ही आप यूरेनस कहते हैं, फिर उसके बाद वरुण आता है यानी कि नेपच्यून आता है, फिर उसके बाद पृथ्वी आता है, पृथ्वी के बाद शुक्र आता है, उसके बाद आपका मंगल आता है, मंगल के बाद बुध आता है, ये क्रम हो जाएगा। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति ग्रह है, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह है। दोनों में बाबा करके आता है। अगला कह रहा है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसके सेकंड लास्ट नहीं लास्ट ही क्वेश्चन है, इसके बाद वाला क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे क्योंकि इसके बाद करंट अफेयर स्टार्ट है। तो 57 क्वेश्चन लास्ट है इस वीडियो का कि डैश को विधानसभा का सत्र अवसान करने की शक्ति होती है, राज्यपाल के पास, प्रधानमंत्री के पास, उपराष्ट्रपति के पास, या फिर मुख्यमंत्री के पास। इसके अलावा वीडियो अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य जो है वो करते रहिएगा। तो बताइए कौन सा सही होगा। चलिए आंसर की बात करते हैं, तो आंसर यहाँ पर पहला राज्यपाल जो है सही होगा। राज्यपाल को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। विधानसभा और विधान परिषद मिलकर विधानमंडल बनाते हैं, और राज्य का जो राज्यपाल होता है वो राज्य विधानमंडल का ही तो अंग होता है, और राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र को बुलाता भी है, उसका सत्रावसान भी कर सकता है, उसका विघटन भी कर सकता है। अब एक क्वेश्चन वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, आगे के क्वेश्चन करंट अफेयर के स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि करंट अफेयर मैंने आपको पहले बताया, इसमें लेटेस्ट की नहीं, इसलिए हम करंट अफेयर आपको नहीं करा रहे हैं। तो 58 क्वेश्चन है, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग ए आजादी पार्क का नाम दिया गया है कहाँ स्थित है, अमृतसर, इलाहाबाद, झांसी, मेरठ। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग शाम के 5 बजे की है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, और कोशिश ही कीजिएगा जितने भी प्रश्न यहाँ करा रहे हैं उनको याद भी साथ में अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।